तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की द्वितीय प्रश्न पत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिसंबर 2015 के प्रश्नों में हम लोगों ने अभी तक कुल टोटल 30 क्वेश्चन के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम इसी के आगे बढ़ेंगे। आज का ये पहला प्रश्न होगा और दिसंबर 2015 समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 31 क्वेश्चन नंबर 31 होगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राधिकारी, देखिए बहुत बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं ऐसे प्रश्नों में। प्राधिकारी जो है औपचारियों को प्रोबेशन प्रदान करता है। प्रोबेशन का मतलब परख होता है। क्या होता है? परख होता है। चलिए हाँ औपचारिक या औपचारिक, हाँ औपचारियों कर सकती है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो प्रवेशन की बात अभी आपने किसी बच्चे ने बताया है न्यायालय, यही सही जवाब दिया है इन्होंने। न्यायालय ही आपका करेक्ट जवाब होगा। मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक शब्द होता है पैरोल और एक शब्द होता है परिवीक्षा। पैरोल तो आपको नाम से मालूम है कि पैरोल का अर्थ होता है सजा की समाप्ति से पहले रिहाई की सजा। समुदाय में बाकी के प्रदर्शन की सेवा के लिए, जबकि अच्छा व्यवहार और विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन सुनिश्चित करता है। परंतु जो प्रोबेशन होता है, जो परख होता है, वह एक अपराधी की सजा का निलंबन होता है और एक अधिकारी की देखरेख में अच्छे व्यवहार को शामिल करते हुए उन्हें समुदाय में रहने की अनुमति देता है। और ये बात केवल न्यायालय करती है। ये लागू करता है कोर्ट। और जो पैरोल लागू करता है वो है जो है प्रतिज्ञा मंडल। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसमें परिवीक्षा अधिकारी होगा, उसमें पैरोल अधिकारी होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब कभी कोर्ट की बात आती है तो न्यायालय की बात करता है। यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट होगा। प्रोबेशन का अर्थ होता है मैडम अपराधियों को दी गई उस सज़ा से जिसमें वे किसी अधिकारी की निगरानी में जेल से बाहर रहते हैं और अदालत द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं, वही आपका प्रोबेशन होता है। समझ में आ गया मनीषा? बताओ। यहाँ जज द्वारा कारावास के बजाय परिवीक्षा दी जाती है, जबकि पैरोल में जेल के सशर्त यानी जेल से शर्त रिहा होने के सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? जेल का विकल्प है लेकिन वहां पे शर्त की रिहाई है, बस इतनी बात है। न्यायाधीश द्वारा प्रदान किया जाता है। अदालत दोषी की परिवीक्षा का फैसला करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। पैरोल में ध्यान रखिए कि पैरोल बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है, तो पैरोल बोर्ड दोषी की पैरोल तय करेगी और ये बोर्ड तय करेगी, ना कि न्यायालय। याद रखिएगा, दोनों मैंने अंतर बताया है साफ शब्दों में। और ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं प्रोबेशन से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे 32 पे। निम्नलिखित में से किससे गरीबी का जो है नारीकरण नहीं होता है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। गरीबी का नारीकरण नहीं होता है। हाँ, गरीबी का नारीकरण। लगभग बच्चों का जवाब यहाँ पे 32 में जो है डी की तरफ भी जा रहा है, सभी बच्चों का लगभग। चलो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में महिला कामगारों को जिन्हें आर्थिक अवसरों से अलग रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा था कि गरीबी का नगरीकरण नहीं होता है, तो गरीबी का नगरीकरण तो होता है जहाँ पे आर्थिक अवसर से अलग रखा जाएगा। महिला कामगारों में महिलाएं कम मजदूरी से ज़्यादा घंटे कार्य करती हैं। महिलाओं के लिए संपत्ति भूमि अधिकार का अभाव, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए गरीबी का जो नगरीकरण, गरीबी में बढ़ते लिंग अंतर के कारण पुरुषों और महिलाओं के बीच जीवन स्तर में बढ़ती असमानता की प्रवृत्ति को दर्शाता है। फिर से रिपीट करूंगा, बहुत अच्छा सवाल था, हो सकता है फैक्ट के रूप में भी ये प्रश्न पूछ लिया आपके से। जो गरीबी का नगरीकरण है
उसमें गरीबी में बढ़ते लिंग अंतर के कारण, किसके लिंग अंतर के कारण, ध्यान रखिएगा, लिंग अंतर के कारण पुरुषों और महिलाओं के बीच जीवन स्तर में बढ़ती असमानता, किस में बढ़ रही है, जीवन स्तर में क्या बढ़ रही है, असमानता। ठीक है, नागरीकरण है, नारीवादकरण है, ये क्या है, क्लियर नहीं हो रहा है। नारीवादकरण, नारीवादकरण है, नारीवादकरण है, नारीवादकरण है। तो ये आपको जो बताता है गरीबी का नारीकरण, वही नारीकरण नारीवादकरण, बात एक ही मैडम। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सूचकांकों का उपयोग करके मापा जाता है। लिंग संबंधी विकास सूचकांक, लिंग सशक्तिकरण उपाय, मानव गरीबी सूचकांक इत्यादि चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, सभी लोग आर्थिक स्वतंत्रता और ये महिलाओं की ध्यान रखिएगा, क्योंकि नारी के परिप्रेक्ष्य में था। और गरीबी की जो नारीवादकरण का रूप आया, अवधारणा सन 1970 में और 1990 के दशक में, ये भी पॉइंट नोट करो, 1990 के दशक में यूएस ने यानी संयुक्त राष्ट्र के कुछ दस्तावेज के माध्यम से लोकप्रिय हुआ था। याद रखिएगा, महिलाओं की गरीबियों में योगदान करने वाले कई सामाजिक आर्थिक कारकों को चित्रित किया गया है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच महत्वपूर्ण लिंग वेतन अंतर को भी शामिल किया गया है। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पे सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा आपका। बस आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33। वर्ष 2011 की जनगणना, देखिए अब आप लोगों का पेपर हो रहा है 2015 का, तो जाहिर सी बात है 2011 ही आएगा, है ना। तो आप जरा मुझे बताइए 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। जनगणना 2011 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात, हालांकि इसमें पूछा गया है अनुसूचित जनजाति का, केवल अनुसूचित जनजाति का। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति भारत की कुल जनसंख्या की 8.6% या प्रतिशत है। और 2001 की बात अगर मैं करूं तो 2001 और 2011 के बीच की अवधि की बात करूं तो अनुसूचित जनजातियों की जो दशकीय स्तर था वो स्तर था 23.7% था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 2021 में भी तो होना था, कोविड के चलते नहीं हुआ। हाँ, तो आपको जवाब अगर आएगा तो यही जवाब आप लोग लगाएंगे और ये जवाब आप लगाएंगे। परंतु अब प्रश्न हमारे सामने कि अनुसूचित जनसंख्या का जो अनुपात था वो सर्वाधिक किस राज्य का था, किस राज्य का था। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम होगा। क्या होगा, मिजोरम। याद रहेगा, मैंने आपको अनुसूचित जाति बताया है, अनुसूचित जनजाति बताया है। अनुसूचित जाति की बात करता हूँ, जनसंख्या का अगर हम बात करेंगे 2011 में तो वहाँ पर आपको मिल जाता है 13.31%। 31%। चलो, और बाकी जनजाति तो मालूम हो गया 8.6 है ना, ये तो याद है। अभी के आंकड़े तो बता रहा मैं, ये अभी के आंकड़े हैं जो मिल रहे हैं, ये अभी के आंकड़े, ये अभी के आंकड़े। तो याद रखिएगा, हालांकि ये अब प्रश्न अगर पूछेगा तो यही आएगा, रिपीटेड होगा, क्योंकि जनगणना हुई नहीं है इसलिए रिपीटेड होगा, कोई अलग से नहीं, कोई डेटा अलग से नहीं आया। ठीक है, डेटा आता तो वो करंट को रिलेट करता, मैं आपको समझा देता। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्नों पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, विचारों के किस संप्रदाय ने बाल अपराध की व्याख्या करने में सामाजिक विघटन की अवधारणा का उपयोग किया है। बहुत बढ़िया सवाल है और सवाल हमारे सामने है सामाजिक विघटन से। आपको बता दूं मैं, आप भली भांति तरीके से जानते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में, जो शास्त्री नहीं सिकांगो। देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पे
आप लोग जानते हैं सामाजिक विघटन का अर्थ होता है, नाम से स्पष्ट हो जाता है आप लोगों को कि सामाजिक संगठन की विपरीत दिशा में काम करेगा। भाई संगठन का मतलब होता है जुड़ाव करना और विघटन का मतलब होता है अलगाव करना, नाम से पता हो जाता है। हम जानते भी हैं कि हमारे समाज का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों, संस्था, समूह, समिति, प्रतिमान आदि से मिलकर बनता है। आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब किसी समाज में सामाजिक इकाइयों के बीच प्रकारात्मक संबंध टूट जाते हैं और समूह के स्वीकृति कार्यों को करने में बाधा पड़ने लगती है और सामाजिक नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाती है, तो इसे हम सामाजिक विघटन की स्थिति मान लेते हैं। और बात हमारे सामने यह है कि विचारों के किस संप्रदाय ने बाल अपराध की व्याख्या करने के लिए सामाजिक विघटन की अवधारणा का उपयोग किया, वो था शिकागो संप्रदाय। शिकागो संप्रदाय वहाँ पे व्यक्तिगत विघटन की बात किया, पारिवारिक विघटन की बात किया, सामुदायिक विघटन की बात किया, अंतर्राष्ट्रीय विघटन बात किया, इन सारी चीज़ों के बारे में इसने चर्चा पर चर्चा किया। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि शिकागो जो है शिकागो संप्रदाय की पहचान शहरी सामाजिक पृष्ठभूमि में अग्रणी रही है। तो इसलिए बाल अपराध की व्याख्या करने में, सामाजिक विघटन की अवधारणा का उपयोग करने में शिकागो संप्रदाय आगे रहा या उच्च रहा है। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग एक बार रुकिए। जो पॉजिटिव स्कूल होगा, जो सकारात्मक स्कूल होगा, वो अपराधी के आपराधिक व्यवहार के कारणों को अलग करके अपराधी को सुधारने के संबंध में है। और जो क्लासिकल होगा वहाँ पे रीति काव्य वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, जबकि क्लासिकल स्कूल एक ऐसा वातावरण बनाकर प्रतिशोध पर ध्यान केंद्रित करता है जहाँ अपराध किसी व्यक्ति के स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होता है। तो ये स्वतंत्र इच्छा पर आधारित है। क्या लिखना चाहोगे आप लोग? एक एक लाइन लिखवा दूँ सबके बारे में? हाँ सर। चलो लिखो। पहले लिखो क्लासिकल स्कूल के बारे में। क्लासिकल स्कूल में ये लिखो आप सभी लोग कि यह एक ऐसा वातावरण बनाकर प्रतिशोध पर ध्यान केंद्रित करता है। एक ऐसा वातावरण बनाकर प्रतिशोध पर ध्यान केंद्रित करता है जहां अपराध किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होता है। स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सकारात्मक, ओके। शास्त्रीय में लिखिए, क्लासिकल में ये क्लासिकल ही था, ये क्लासिकल था। हाँ, अब सकारात्मक में लिखिए, सकारात्मक संप्रदाय आपराधिक व्यवहार के कारणों को लिखिए, आपराधिक व्यवहार के कारणों को अलग करके अपराधी को सुधारने से संबंधित है। अलग करके अपराधी को सुधारने से संबंधित है। हो रहा है सही? ओके। अब आगे लिखिए, एक और आ गया, कार्टोग्राफिक स्कूल। कार्टोग्राफिक स्कूल क्या होता है? कार्टोग्राफिक स्कूल आप क्रिमिनोलॉजी ये भी होता है, बेसिकली इस पे भी आधारित है। ये जो है मानचित्रण इस संप्रदाय बोलते हैं इसको कहते हैं भौतिक वातावरण और अन्य सामाजिक कारकों के लिए अपराध के संबंध की जांच करने के पहले क्या लिखा आपने? करने के पहले प्रयासों में से एक है कार्टोग्राफिक। तो यानी अपराध के संबंध की जांच करता है ये।
कार्टोग्राफिक, कार्टोग्राफिक या कार्टोग्राफिकल कह सकते हो, बात एक ही है। स्पष्ट हो गया मैडम मानचित्रकारी संप्रदाय? एक बार मुझे स्पष्टीकरण करें। चलो बहुत बढ़िया है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी सिकांगो संप्रदाय की बात करेंगे तो ये तो सामाजिक विघटन की अवधारणा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बाल अपराध की व्याख्या होती है, बाल अपराध की व्याख्या होती है। चलो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आ गया 35। गुणों का विकार किससे सबसे ज़्यादा संबंधित है? क्या व्यक्तित्व के विकार में, यौन विकार में, दुष्चंता या पदार्थ दुरुपयोग का विकार? देखिए यहाँ पे अगर आपने व्यक्तित्व विकार को शामिल किया है तो सही जवाब बता रहे हैं आप। पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा शब्द है जहाँ पे गुणों का विकार से संबंधित होता है, तो व्यक्तित्व विकार ही आएगा, ना कि यौन विकार आएगा, ना ही दुष्चंता का मतलब होता है चिंता, एंजाइटी से संबंधित होता है ये। और मादक द्रव्य जो पदार्थ होता है, जैसे व्यसन वगैरह जो करते हैं, उससे रिलेट करता है ये आपका पदार्थ दुरुपयोग का विकार। तो परंतु यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका पहला वाला, पर्सनालिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड हो जाएगा। क्लियर रहेगा? व्यक्तित्व विकार याद रखिएगा ना, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे चल रहा है एग्ज़ाम में। हो सकता है आप सबको ये प्रश्न देखने को मिल जाए, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ये सारी चीज़ें। पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है मैडम, कि मानसिक स्वास्थ्य की वो स्थिति होती है कि जिसमें कोई व्यक्ति कैसे सोचता है, समझता है, महसूस करता है, दूसरों से संबंध रखता है, इस प्रकार का जो प्रभाव पड़ता है वो बेसिकली व्यक्तित्व विकार पर ही पड़ता है, व्यक्तित्व विकार पे ही पड़ता है। आपने नाम सुना है DSM-4, DSM-10, नाम सुना है आपने DSM? ये एक जैसे एक वो होता है, परिभाषाएं होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने दिया, ठीक उसी प्रकार से डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग DSM-4 बोला जाता है इसको। DSM-4 का पूरा नाम अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल, इसको बोला जाता है DSM। अब 4 हो गया, 10, अब आजकल 10 चल रहा है, 4 नहीं चल रहा है, 10 चल रहा है। तो इसने क्या बोला है कि व्यक्तित्व विकार के जो लक्षण प्रकट किए हैं, जो व्यक्तित्व विकार के लक्षण प्रकट किए हैं, उसने बताया है कि कैसे सोचता है, समझता है, महसूस करता है, दूसरों के संबंध में कैसे रखता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर असामाजिक व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा है उसका, तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा है। और ये बात DSM-4 ने कहा है, DSM-4 ने कहा है। ये आपको डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। हालांकि कई टाइप के मिलते हैं हमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इतना डीप में मत जाइएगा वरना बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा डिसेबिलिटी के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। सुधार गिरी का नया नाम क्या हो सकता है? बोलिए जरा, बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही सरल प्रश्न। ग्रह, हाँ, पर्यवेक्षण ग्रह, वेरी गुड। यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब अगर आप सी दे रहे हैं पर्यवेक्षक गृह, तो ये सुधार गृह का नया नाम है। आप 2022 में जो पेपर में आने वाला है ये सवाल इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, पर्यवेक्षक गृह। तो ये तो आप लोग जानते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने। सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का उपबंध पहला। ओके, आपको बता दूं केंद्र सरकार ने, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार ने सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के प्रावधानों का कर्मचारियों जिन्हें फॉर्म डी में कर्मचारियों की रोल को रख रखाव की बात उसने किया था। तो मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करूँ पहले पॉइंट पर, तो कहता है कि महिलाओं और पुरुषों का समान कार्य के लिए समान भुगतान किया जाना चाहिए। ये बात आप जानते हैं भली भांति तरीके से, आपको मालूम है, कॉमन चीज है ये, जाहिर सी बात है। सरकार पॉजिटिव में काम करती ना कि निगेटिव में काम करती है। दूसरी बात मैं करता हूँ कि भर्ती के समय महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, यह भी पॉजिटिव शब्द है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। और केंद्र सरकार यहाँ पे भी पॉजिटिव काम करेगी ना कि निगेटिव काम करेगी, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। बात करते हैं नियोक्ता के लिए कामगारों का रजिस्टर रखना आवश्यक है, ये तो जाहिर सी बात है।
मैं खुद रखता हूँ तो जाहिर सी बात है वो तो रखेंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ABC, यानी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा पहला वाला। जितने बच्चे जवाब दे रहे थे ए वाला वो सही जवाब था। बात करेंगे हम सभी लोग प्रारूप के बारे में, और वो प्रारूप रिलेट करेगा आपकी एक सिस्टम से, एक पद्धति से। दिमाग लगाइएगा सभी लोग और अच्छे से करिएगा। पहली बार मैं एक बार आप लोगों को इंग्लिश दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको जो प्रारूप है वो सही तरीके से समझ जाए। आप लोग भली भांति तरीके से ये शब्द कहीं ना कहीं सुना होगा, चैतन्यकरण जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। सोशल एक्शन। बस नहीं, अभी आपको नहीं बताना है। अगर हम बात करते हैं रेसिप्रोकल, आप जानते हैं सभी लोग। बिहेवियर मॉडिफिकेशन आप थॉर्नडाइक के बारे में जानते हैं। सोशल प्लानिंग के बारे में आप जानते हैं। ये थे इसकी इंग्लिश। सोशल केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क और इसके बाद सोशल एक्शन। अब आप लोग यहाँ पे जवाब बताइए। बहुत ही सरल सवाल आ गया आपके सामने। पहले का तीसरा, सामाजिक नियोजन, सामुदायिक संगठन। ओके, थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं आप लोग। ओके, थर्ड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं आप सभी लोग। चलो मैं चलता हूँ। देखिए, संचेतना की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो आपके मन में एक ही बात आती है, सोशल एक्शन। क्योंकि ये आपका चैतन्यकरण के जो सिद्धांत है उसी को लिया गया था पाउले फ्रेरे के द्वारा। और वहाँ पे पाउले फ्रेरे ने एक बात कही थी जागरूकता की लेकर। संचेतना इसी को बोला गया है, चैतन्यकरण को ही बोला गया है संचेतना, वही नाम है। अगर चैतन्यकरण लिखता तो आपकी इग्नू की बुक मैच कर जाती। भाई एग्जामिनर भी तो आपसे चालाक ही होगा, सेंटेंस तो बदल देगा, क्या दिक्कत है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद, भाई सभी लोगों को इंग्लिश मैंने दिखा दिया था, इसीलिए दिखाया था जिसे कि नेहा समझ गई थी आई थिंक। अच्छा, पारस्परिक प्रारूप की बात करेंगे। पारस्परिक प्रारूप आप लोगों का रेसिप्रोकल सोशल ग्रुप वर्क में मैंने आप लोगों के साथ पढ़ाया है। आप लोग जानते हैं सोशल ग्रुप वर्क के बारे में। अभी मैंने सोशल ग्रुप वर्क पढ़ा रहा था, वहाँ पे पढ़ाया था आप लोगों को रेसिप्रोकल के बारे में। अच्छा, व्यवहार आशोधन केस वर्क को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहाँ हमें देखने को मिलता है, केस वर्क में मिलता है। हाँ, और फिर प्लानिंग जब करते हो, प्लानिंग आपको मिलता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। भाई जाहिर सी बात है, आप बता दीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। सेकंड आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी वाला। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी आपका सही है। देख लीजिए एक बार, यहाँ आप लोगों को एक और सवाल आने वाले हैं, अच्छे सवाल। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट, इसको बोलते हैं शास्त्रीय सक्रिय रेशनल इमोटिव थेरेपी है। ट्रांस एनालिसिस वो है, एनालिसिस है। ABC मॉडल है। सब सिचुएशंस लर्निंग है। रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन है। पेरेंट एडल्ट चाइल्ड। ये तीन ऐसे नाम हैं, ये तीनों नाम जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को दिमाग लगाना है, ये किससे मैच करेगा, ये किससे मैच करेगा। चलो बताइए जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को क्या आप प्रतिस्थानांतरण प्रतिक्रिया कैसे, प्रतिक्रिया नहीं होगा। कितने लोग जानते हो प्रतिस्थानांतरण होगा, बताओ। वो भी बताना भी है, कैसे व्याख्या करना है, कैसे हुआ पावलाव की थ्योरी प्रतिस्थानांतरण। हाँ सर, वो उसमें स्टिमुलस को हटाकर उसकी नेचुरल स्टिमुलस के यूज। बिल्कुल करेक्ट जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। यहाँ पे इसने क्या किया, जो भूख वहाँ पे रखी थी, जो मतलब प्लेट वगैरह रखा था, उसको हटाकर उस पर जब लार गिराने की बात उसके आई तो दूसरा स्टिमुलस घंटी की आवाज़ कर दिया था, और ये कन्वर्ट हो गया प्रतिस्थानात्मक जो है अधिगम में। एक प्रकार से उसको कन्वर्ट बोलते हैं, ट्रांसफ़र बोलते हैं, हस्तांतरण बोलते हैं। क्रिया प्रसूत जो अनुकूलन है, वो प्रतिक्रिया पे है। और प्रतिक्रिया तो आप जानते हैं, रिस्पॉन्स जाहिर सी बात है उसमें होता है। क्यों क्रिया प्रसूत ओसिटी में चूहा जाता था भाई लीवर दबाने के लिए, तो हो सकता है ऐसे चला जाए, ये प्रतिक्रिया ही तो है। हो सकता है ऐसे चला जाए, हो सकता है ऐसे घूम के जाए, हो सकता है ऐसे भी जाके दबा दे। और यहाँ पे दबते ही उसको क्या मिलता था, भोजन यहाँ पे मिलता था, खा लेता था, प्रतिक्रिया, फिर प्रतिक्रिया करा, भूखा, फिर प्रतिक्रिया। अच्छा सार, अब ये नहीं कि केवल भूखी बिल्ली पूसी ने किया था, भूखा चूहा भी था, भूखा कुत्ता भी था, सब भूखे थे। और जो भूखे थे वो मोटिव होता है, उसको प्रेरक बोलते हैं, है ना। इसको समझिए आप सभी लोग। चलिए, हाँ बिल्कुल।
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बौद्धिक भावनात्मक उपचार, बहुत अच्छा सवाल, और ये आप जानते हैं एबीसी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एबीसी, आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एबीसी जानते हो क्या होता है? एबीसी कितने लोग जानते हो क्या होता है बताइए? अंटी ए से, बी से बिहेवियर, और सी से ना 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 कंसिक्वेशन, हाँ कंसिक्वेंस। परंतु मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ एबीसी मॉडल ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में। ये बेसिकली आपका क्या है, जो ए है, आप पहले मेरी बात को सुनिए, ये ए क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है, इससे बढ़िया सवाल मिलेगा भी नहीं, वो इम्पोर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में हो सकता पूछ भी ले आप लोग। ये मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है भाई, और इसके लिए इम्पोर्टेंट भी है। देखिए एबीसी जो मॉडल था वो बेसिकली आपको भली भांति तरीके से मालूम है, एलिस के द्वारा दिया गया था 1979 में, 1979 में, ठीक है, ठीक है। अभी किसी बच्चे ने एक वो लगाया था 59, 69, 79, 1979, है ना, तो 1979, ठीक है, ध्यान सुनो, अब आप ध्यान सुनो, एबीसी जो है वो एलिस के द्वारा 1979 में दिया गया। ए का मतलब यहाँ पे आप पहले समझिएगा, एक्टिव होता है, क्या होता है, एक्टिव होता है, और बी का मतलब होता है बिलीव अबाउट इवेंट होता है, और जो बिलीव की बात मैं कर रहा हूँ ये बेसिकली रेशनल की बात कर रहा हूँ। रेशनल का मतलब, ए का मतलब आपका जो बन जाएगा वो एक्सटर्नल भी बनता है और इंटरनल भी बनता है, दोनों के दोनों बनते हैं एक्टिव में, दोनों के दोनों बनते हैं। और यहाँ पे जो बी बन जाता है आपका, बी बेसिकली यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल हो गया, बी जो होता है वो रेशनल होता है, बी रेशनल होता है और इरेशनल भी होता है, और इसमें बिलीव अबाउट इवेंट होता है, ये इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो सी होता है ये कॉन्सिक्वेंस होता है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, क्या होता है, परिणाम, क्या होता है, परिणाम, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। याद रखिए, इसमें परिणाम क्या मिलता है, परिणाम पॉजिटिव भी मिल सकता है और पॉजिटिव और बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल सकता है, रेशनल और इरेशनल मिल सकता है बी में। बिलीव अबाउट इवेंट, और यहाँ पे क्या बता रहा था, एक्सटर्नल, बिल्कुल, ये बेसिकली अब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान भी रखिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए, ये एग्ज़ाम में आप लोगों से देखने को भी मिल जाएगा, पूछा जा सकता है आप लोगों को, आप लोगों से एग्ज़ाम में, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। जो एक्टिव इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, वो सक्रिय घटना पर आधारित है, किस पे, सक्रिय घटना पर आधारित है। और जो बी होगा वो विचार पर आधारित है, विचार पर आधारित। जो सी होगा वो परिणाम पर आधारित है। विचार में क्या आता है, दृष्टिकोण आता है, नियम आता है, मांग आती है, अर्थ आता है। फिर आप सोच रहे होंगे सर एक्टिव में क्या आता है, सक्रिय घटना में क्या आएगा, व्यक्तिगत अनुभव आता है, व्यक्तिगत इतिहास आता है, भविष्य आता है। और अगर हम बात करते हैं परिणाम में, स्वस्थ भावनाएं, अस्वस्थ भावनाएं, शारीरिक संवेदनाएं, ये सारी चीज़ें आती हैं सी में, ये सारी चीज़ें आती हैं सी में। तो याद रहेगा सभी लोगों को ना, भूलोगे तो नहीं, चलो भूलना भी मत। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बता रहा था यहाँ पे, ये बौद्धिक भावनात्मक उपचार। एक और होता है एबीसी थेरेपी, सॉरी एबीसी थेरेपी, एक्सीडेंटल बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, ये भी याद रखिएगा। ये हम यूज करते हैं डिसेबिलिटी के फील्ड में। जब हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो उससे पहले, व्यवहार से पहले क्या देखते हैं, एक्सीडेंटल वाली बात करते हैं, मतलब पूर्व ज्ञान की बात करते हैं, फिर बिहेवियर की बात करते हैं, फिर उसके परिणाम की बात करते हैं। बात वही है परंतु केवल शब्दों का फेर है। यहाँ एक्टिव है
यहाँ बिलीव है। बस आप लोगों के लिए ये केवल 10% है, पूछा जा सकता है। 90% आपकी गारंटी की बात मैं करता हूँ, बौद्धिक भावनात्मक उपचार से पूछा जा सकता है ये सवाल, ABC का मतलब। चलिए, ये मॉडल थे, आगे बढ़िए। समव्यवहारिक विश्लेषण, देखिए समव्यवहारिक विश्लेषण में माता पिता वयस्क बच्चा आता है, सगे भाई बहन आते हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सिबलिंग आते हैं? नहीं। यही 3 ऐसे शब्द हैं, माता पिता, वयस्क और बच्चा, ये तीनों याद रखिएगा। हाँ बोलिए। कॉन्सिक्वेंस वही शब्द है, कॉन्सिक्वेंस। हाँ वही कॉन्सिक्वेंस। परिणाम उसमें भी देखा जाता है, रिजल्ट इसमें भी देखा जाता है। वहाँ पे जब आपके सामने कोई मेडिकल सोशल वर्क कर रहे हो, सोशल वर्कर में अगर हॉस्पिटल में हो, कोई अगर आएगा डिसेबल जी, ये भी एलिस का होगा ना? नहीं, ये एलिस का नहीं है। वाला नहीं है? नहीं, एक्सीडेंटल एलिस का नहीं है। ये मुझे बहुत याद नहीं आ रहा है, ये उसका नहीं है, किसी और का ये अलग है। DRO है, ये डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट अदर करके है। DRB है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा नाम उसका, ये उनका नहीं है। ठीक है, ये हटा दीजिए। ऑप्शन बताइए जरा एक बार। ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन, ओके। ये सवाल इतना सरल मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। चलो, यौन अपराध से बच्चों को सुरक्षा अधिनियम, देखिए क्या बात है, इसे ऐसे महान भाव हैं कि कह देते हैं 2012। भाई ऐसे मत बोला करो। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध प्रतिषेध निवारण एक्ट, घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। हो गया सवाल। अब क्या जरूरत है ऑप्शन देखने की, चलो देख लेते हैं फिर भी। बताओ पहला एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई साहब, ये सवाल बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा सवाल है। एक अच्छा चलो, सैम पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये आपका सही जवाब है। मैं आपको बताऊँ, नेशनल नॉलेज कमीशन है, और ये आप भली भांति तरीके से जानते होंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में। इस आयोग का गठन सन 2005 में किया, किसी बच्चे ने बोला। ठीक है, बहुत बढ़िया। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो चेयरमैन थे, उनका नाम था श्री सैम पित्रोदा। उनका क्या नाम था? श्री सैम पित्रोदा। और 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था, अध्यक्ष थे। अब आपको बता दूं ये क्या है। ये भारत के विकास को एक नज़र में देखा जाता है, और वर्तमान की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जिसमें कहा गया कि कृषि उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में ज्ञान का सृजन करना, बौद्धिक संस्था में नवीन ज्ञान का निर्माण करना, सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना, सार्वजनिक लाभ के महत्व देना, ज्ञान और चुनौतियों का सामना करना, और उद्योगों में 5000 नोडल्स को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण करना। ये बातें कही गई थी इसके अंदर। हालांकि 5 सिफारिशें रही हैं। ज्ञान की सुलभता के अकॉर्डिंग बात किया गया, सृजन को, ज्ञान के सिद्धांत को, सेवाओं को, अनुप्रयोग को। सेवाएं में ई प्रशासन है, अनुप्रयोग में चिकित्सा, कृषि, जीवन स्तर है, ज्ञान के सिद्धांत में चिकित्सा शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, इनको रखा गया है। सृजन में राष्ट्रीय विज्ञान रखा गया है, सामाजिक विज्ञान रखा गया है, सरकारी वित्त पोषण कानूनी तंत्र रखा गया है, बौद्धिक अधिकार रखे गए हैं, नवाचार रखे गए हैं। सृजन में एक्सेस ऑफ नॉलेज में क्या रखा गया है, ज्ञान की सुलभता में क्या रखा गया है,
अधिकार में भाषा रखा गया है, अनुवाद रखा गया है, पुस्तकालय रखा गया है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पोर्टल रखा गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे। और दूसरी पॉइंट हमारे सामने ये है, नसीम अहमद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। क्या बात है, बहुत तेज हो गए हो आप सभी लोग। वो भी बता दीजिएगा जी, वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है, इन सबके का भी बता दीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, चलो ठीक है। देखिए, नसीम जो अहमद हैं वो हरियाणा के हैं, है ना, और भारतीय सिविल सेवक हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवक हैं। ये 1972 की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, है ना। तो ये उस समय जो है मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे। वर्तमान में अगर मैं आज बात करता हूँ तो भारत सरकार के अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष अभी भी ये हैं, अभी भी ये हैं, ठीक है। और ये 1972 के बैच के हरियाणा के जो हैं कैडर के सेवानिवृत्त हैं, IAS अधिकारी, यूपी सिविल सेवा न्यायिक के सदस्य, ठीक है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, नसीम अहमद है, नसीम अहमद है। हालांकि इसमें स्मृति ईरानी मंत्री वगैरह के रूप में आती हैं, ठीक है। आयोग के मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी जो कार्य हैं वो संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों का विकास को लेकर काम है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करने को लेकर है इसके कार्य, है ना, इसके कार्य इस पे आधारित है। और आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो एक पॉइंट था, आपने भी बताया, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसको क्या किया है। अल्पसंख्यक अगर बात करेंगे हम लोग, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको जो है मूल आयोग के रूप में रखा गया है। क्षेत्राधिकार भारत की स्वतंत्रता पर आता है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन अगर हम बात करते हैं कब हुआ था, बनाया गया था 17 मई 1993 में। नेशनल कमीशन फॉर द मिनिस्ट्री बनाया गया, सॉरी ये नेशनल कमीशन बनाया गया है, नेशनल कमीशन बनाया गया है ना, नेशनल कमीशन फॉर मिनिस्ट्री 17 मई 1993 को बनाया गया था। हाँ, नसीम अहमद, ठीक है, NCM, ठीक है। बाकी अल्पसंख्यक आयोग 1978। क्या है सर, NCM क्या होता है? NCM राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। हाँ, नेशनल कमीशन नहीं, नेशनल कमीशन फॉर मिनिस्टर क्या है, माइनॉरिटी। मैं मिनिस्ट्री बार बार बोल रहा हूँ यार, मंत्रालय, सॉरी, ठीक है। चलो, 78 में इसकी जो है ना स्थापना की गई थी, 78 में स्थापना की गई थी। हालांकि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो बात करेंगे वो 1972 का है, भारतीय प्रशासनिक सेवा नसीम अहमद की 1972 की। और जो अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था वो 17 मई 1993 को बनाया गया है। जो पूर्ववर्ती आयोग था, पूर्ववर्ती जो आयोग था वो अल्पसंख्यक आयोग था। अल्पसंख्यक आयोग 1978 था, 1978 था। तीनों वर्ष क्लियर हुए। हाँ, चलो आगे बात करते हैं। PL पुनिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्लियर है वो? PL पुनिया के बारे में जानते हैं आप लोग? जानते होंगे, पन्नालाल पुनिया। अरे आम तौर पर इनका नाम PL पुनिया के नाम से ही जाना जाता है। ये भारतीय राजनेता हैं। 2014 से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं। 2014 से 2009 से 2014 तक में लोकसभा के अध्यक्ष थे और बाराबंकी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पे ये प्रतिनिधित्व भी किए गए थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक दलित नेता हैं। और मैं अगर आपसे बात करूं इनके बारे में, PL पुनिया के बारे में, तो PL पुनिया जो हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष क्या हैं? अध्यक्ष याद रखिएगा। और पुनिया ने लोकप्रिय टीवी शो चलाया था, सत्यमेव जयते में दिखाई दिए थे ये,
सत्यमेव जयते जुलाई 2012 में आई थिंक उस समय आ रहा था, जिसकी मेज़बानी बॉलीवुड के स्टार थे आमिर खान, मालूम होगा। आमिर खान ने भी अनुसूचित जातियों के खिलाफ भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सत्यमेव जयते में अपनी भूमिका निभाई है ना? देखा था नहीं देखा था? ठीक है, थोड़ा सा तेज बोला करो। चलो आगे बढ़िए। पीएल पुनिया हो गया, कैसे? राष्ट्रीय अनुसूचित, अरे जनजाति नहीं, किससे है? जाति है ना? हाँ सेकंड आएगा, ये इससे कर लो, ये इससे कर लो। आयोग का ईयर। अच्छा, अनुसूचित जाति आयोग का ईयर, यही ना? हाँ लिख लीजिए 2004 सर, 19 फरवरी 2004, 19 फरवरी 2004, ठीक है। बहुत बढ़िया है भाई, क्या बात है, आप लोग को कुछ समझ तो आ रहा है, समझो। आगे बढ़ते हैं। रामेश्वर उरांव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जानते होंगे आप लोग, राष्ट्रीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव को अध्यक्ष थे ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में। 3 वर्ष की दूसरे सत्र के साथ पुनः नियुक्त किए गए थे, है ना? ये पुनः नियुक्त किए गए थे। अच्छा, इनके बारे में ज़रा बता दूं आप लोगों को मैं कि इनकी जो भूमिका रही है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से रही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से रही है, जनजाति आयोग से रही है। सही चल रहे हो ना? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, है ना? ओके चलो ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई है? मुझे तो ये सर कंफ्यूजन रहता है, सेपरेट अलग हुए, पुराना बाद में बना, अभी वो आया था एक्ट, उसके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? बिल्कुल वही 2019 फरवरी वाला 2004, सेम है, ठीक है, दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये कुछ नाम थे और ये नाम पूछ लिया था आप लोगों से अध्यक्ष के साथ में, और हमें इसके रूप में ही इनको क्या करना था, मैच करना था, उनके जो है मैच करने थे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हालांकि कुछ कानून भी बनाए गए हैं, जैसे अगर हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है तो 1989 का बनाया गया है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों का मान्यता अधिनियम है 2006 है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 है, जो इसी पर काम करते हैं, है ना, इसी से संबंधित हैं। उनके आरक्षण के लिए बात करते हैं, संरक्षण के लिए बात करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सम्मिलित करेंगे ऑप्शन को। बताइए, पहले का 3 है, पहले का 3 या तो पहला होगा या तो चौथा होगा, या तो पहला होगा या तो चौथा होगा। दूसरी बात करते हैं, पहले का फिर 4, पहले का 4 यहाँ पे आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, पहला। समाज कार्य एक मानव अधिकार व्यवसाय है क्या भाई? हाँ सर, सही है ना? समाज कार्य एक मानव अधिकार व्यवसाय है, और इस बात भाई मानव अगर नहीं होता तो क्यों हम लोग इसको कहते भाई मानवतावाद पे आधारित है, क्यों लिन क्लार्क कहता अपनी किताब में। तो मैं कहूँगा कि सोशल वर्क जो है, समाज कार्य जो है, समाज सेवा और शैक्षिक और व्यावसायिक विधा होने के नाते सामुदायिक संगठन और अन्य विधियों द्वारा लोगों को और समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयास करता है। तो ये बात तो सत्य है, इसलिए ये बात आप सबके लिए समाज कार्य एक मानवाधिकार पेशा है, दैट इज़ राइट, ये सही बात है, इसमें कोई
गलत चीज़ नहीं है, सही है, मानवाधिकार पेशा है। बात करते हैं दूसरी, सेवार्थी की समस्या का समाधान उसके निर्णय अनुसार किया जाना चाहिए। अच्छा, क्यों मनीषा? मनीषा बताएं भाई, सही लग रहा है मनीषा? मनीषा है भी नहीं, वो गायब है। शाबाश, एग्ज़ाम आ गए हैं बच्चे, देखो क्लास भी नहीं ले रहे हैं। कदम सर बताएं आप। कदम सर सही है ना? सही है सर, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्यों? अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात थी ना कि कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगाते हैं कि अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो सोशल वर्कर काम कैसे करेगा। अरे भाई ये बात नहीं है, ये बात कह रहा है कि सेवार्थी की समस्या का समाधान उसके निर्णय अनुसार किया जाना चाहिए, मतलब उसे सुटेबल भी तो लगना चाहिए। अब टफ काम तो करवाने नहीं है, हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, मतलब सरल से जटिल की तरफ जाना है। और जब सरल से जटिल प्रक्रिया की तरफ चलेंगे तो उसके निर्णय अनुसार ही कार्य होता है। तो इसलिए ऑप्शन पहला करेक्ट रहेगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब होगा आपका यहाँ पर। 43 सहभागी मानकों और मूल्य और समझ के साथ नेटवर्क समूहों के अंदर और समूहों के बीच सहयोग को आसान बनाता है, इसे सामाजिक पूंजी कहते हैं। ये तो परिभाषा ही लिख दिया है, मैं कहूँगा ये सही है, ये सही है। ये सामाजिक पूंजी की परिभाषा है कि भाई परिभाषा में अभी आपके सिलेबस देखोगे ना तो सामाजिक पूंजी लिखा हुआ है, ठीक है, सामाजिक पूंजी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो मैं आपसे कहूँगा कि सहभागी मानक मूल्य और समझ के साथ नेटवर्क समूह के अंदर और समूह के बीच सहयोग के आसान बनाता है, यानी मदद को सरल बनाता है, और इसे ही कहा जाता है सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल बोला जाता है। पहला सही जवाब हो जाएगा। नेटवर्क समूह और व्यक्तियों के बीच वैश्विक संबंध होता है, और ये बात सत्य है 110%। ऑप्शन नंबर 3 सही है, वैश्विक है, पैंडेमिक है। आगे बात करते हैं 44 समान अंतिम अवस्था में विभिन्न आरंभिक स्थितियों और विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। क्या समान अंतिम अवस्था में विभिन्न आरंभिक स्थितियों और विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं? बिल्कुल सही है, राइट। संतुलन की व्याख्या करना है, समान शारीरिक संतुलन पद से ही की जा सकती है। क्या ये बात सही है? जब संतुलन की व्याख्या करेंगे तो समान शारीरिक संतुलन पद से करेंगे तो होगा। तो संतुलन की व्याख्या सामान्य शारीरिक संतुलन पद से की जा सकती है, ये बात भी सत्य है आपकी, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ए आर दोनों सही है। शारीरिक संतुलन क्या रहेगा, मतलब देखिए क्या चीज़, फिर से बोलिए। ये वाला लाइन थोड़ा क्लियर करेंगे। नहीं, कुछ कह रहे थे आप। अच्छा, सामान्य शारीरिक संतुलन, हाँ ये लाइन थोड़ा क्लियर करेंगे सर। सामान्य शारीरिक संतुलन पद, आपको बता दूं मैं, यहाँ पे जो शारीरिक सामान्य संतुलन की बात की जा रही है ना, वो बेसिकली एक प्रकार से भूमिका की बात की जा रही है। एक जैसे भूमिका किस चीज़ से, शारीरिक संतुलन को अगर हम बात करते हैं तो किस चीज़ से भूमिका, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे जो भूमिका है वो रोज़मर्रा की भूमिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन की, हाँ संतुलित अवस्था को बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब शरीर के कई जटिल तंत्रों की जो सूचनाएं हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, जो मिलकर शरीर को संतुलित करती है, और वही संतुलन की व्याख्या होती है। तो सामान्य शारीरिक संतुलन पद की जा सकती है व्याख्या, है ना। इंटरनली शारीरिक संतुलन से जुड़े तथ्यों की प्रश्न पूछा गया है। अब आप यहाँ पे इंटरनली किस तरीके से सोच रहे हैं, आप यहाँ पे इंटरनली इस तरीके से सोच रहे हैं कि दिमाग के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसका किस तरीके से काम कर रहा है, उससे प्रश्न है। प्रश्न उससे हो या नहीं, लेकिन प्रश्न बहुत सरल था। आप इतना डीप में ना जाके सोचें, ऊपर से सोचें कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे हैं, किसी व्याख्या की बात कर रहे हैं, प्रश्न इतना ही था, लेकिन प्रश्न अधूरा था, तो फिर आगे लिख दिया कि सामान्य शारीरिक संतुलन, और प्रश्न यहाँ पे पूरा हो गया।
जैसे ही ये सामान्य शारीरिक संतुलन लिखा तो प्रश्न पूरा हो गया, लेकिन संतुलन की व्याख्या में किस पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहा है, कि शारीरिक रूप में जा रहा है, कि बिहेवियर के रूप में जा रहा था, कि सोशल वर्कर की आचार संहिता के रूप में जा रहा था, कहाँ संतुलन की व्याख्या हो रही थी। तो प्रश्न खुद कह रहा है कि शारीरिक संतुलन की बात कर रहा था मैं। तो शरीर के कई तंत्रों से सूचना जो मिलती है वो मस्तिष्क तक पहुँचाती है, शरीर तभी संतुलित बनती है। और ये बात जानते हैं आप सभी लोग, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 45, समय उपयोग सर्वेक्षण गैर कार्य समय के आवंटन और दक्षता का मतलब होता है टास्क, टास्क का मतलब होता है कार्य, कार्य का मतलब होता है दत्त का परीक्षण करता है। जरा बताएं आप सभी लोग क्या होना चाहिए 45 का। यदि आप इसको सही कह रहे हैं तो 110% ये सत्य है, क्योंकि समय उपयोग सर्वेक्षण गैर कार्य समय के आवंटन और कार्य का परीक्षण करता है। ये बात सही है, टास्क का परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, जांच होती है। और फिर समय उपयोग सर्वेक्षण महिलाओं के अदृश्य कार्यों को दृश्य बनाता है। ये तो और सत्य है, इसमें क्या बात है भाई, तो और सत्य हो गया। तो मैं कहूँगा कि दोनों सत्य हैं। फिर आप लगाइए 4 को, फिर आपका 4 सही है। सरल सही प्रश्न, सब सरल हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखिए। ये सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, 46 से 50 5 क्वेश्चन है ना। वही तरीका जो बता रखा वही से करिए, नहीं आएगा। हाँ बोलो। सर एक बार ये 1996 और 2006 में क्या बताया सर? जनजाति आयोग वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें आपने 1989 में उत्पीड़न बताया था एससी का, और 1955 में अस्पृश्यता का है, 1996 और 2006 में क्या? अच्छा, मैं एक्ट बता रहा था आप लोगों को, एक्ट बता रहा था। हाँ हाँ अच्छा, जैसे मैंने बताया था 1989 तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम था, और एक बताया था अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006, और एक बताया था पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। सर रिपीट करिएगा लास्ट वाला 96 वाला। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, ठीक है, क्षेत्रों में ठीक है सर। विस्तार 1996। ठीक है भाई, चलो बढ़िया है। अच्छा, इसमें देखो एक सासा समिति है 2013 की आई थी, ये इसी पे काम करती है, अनुसूचित जनजाति पर ही। भूरिया आयोग था 2002 में लाया गया था, 2002 से 2004 तक ही चला था, उसके आगे नहीं चला भूरिया आयोग। फिर लोकूर समिति आई थी, लोकूर। सोच रहे होगे आप लोग कहाँ कहाँ से सर शब्द लाते हैं ना, लेकिन कोई बात नहीं भाई, बस इस बार तुम लोगों किसी तरीके से क्रैक करो अच्छे तरीके से। सर सासा समिति के बारे में बताइए। सासा समिति बता रहा हूँ 2013, इसके बारे में आपको बताऊँ ये क्या है। ये देखो अनुसूचित जनजाति, ये जो भारत में अनुसूचित जनजाति आबादी है संख्यात्मक रूप में, एक अल्पसंख्यक समूह होने के बावजूद समूहों की विशाल विविधता इसमें प्रतिनिधित्व होती है। तो ये बेसिकली उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में लगभग 12%, दक्षिण क्षेत्रों में 5%, उत्तरी राज्यों में 3% की जनजाति आबादी निवास करती है। उनके लिए अगर कोई काम कर रही है तो ये जो है साशा कमेटी है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने वर्ष 2013 में साशा की अध्यक्षता में उच्च स्तर की समिति का गठन किया गया था, और ये जनजातीय समुदायों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य स्थितियों की जांच करता है और उसमें सुधार करने के लिए हस्तक्षेप करके उसके उपाय लगाते हैं और उसकी सिफारिश करता है। ये सिफारिश कर, उसको बोलते हैं साशा कमेटी। ठीक है, एक भूरिया आयोग था, एक लोकूर था, एक क्या था, लोकूर समिति 1965।
सर लोकूर क्या था लोकूर समिति 1965, भूरिया आयोग। और एक था भूरिया आयोग, एक था भूरिया आयोग। भूरिया आयोग 2002 से लेकर 2000 जो है 4 तक चला था। लेकिन लोकूर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। लोकूर में अगर हम बात करें, लोकूर जानोगे? लोकूर का गठन जो था अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए था। और लोकूर बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना, तो मानदंड पर विचार करने के लिए किया गया था। ये समिति ने इसकी पहचान के लिए 5 मानदंड बनाए थे। जैसे एक विशिष्ट संस्कृति होता है पहला, भौगोलिक अलगाव होता है दूसरा, आदिम लक्षण होता है तीसरा, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में रहना चौथा, पांचवा था पिछड़ापन। इनकी सिफारिश की बात करता था लोकूर समिति, लोकूर समिति। और जो सर ये जाति के लिए था या अनुसूचित जनजाति के लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए मैडम बात कर रहा हूँ, अनुसूचित जनजाति का ही तो बता रहा था, उसी के लिए है, उसी का। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ना काका कालेलकर आयोग, तो ये पिछड़ा वर्ग के लिए था, यह अनुसूचित जाति के लिए नहीं था। हालांकि इसमें अनुसूचित जनजातियों के रूप में परिभाषित किया गया, लेकिन लोगों की मुख्य धारा में पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाया। तो वे किसी भी धर्म के हो सकते थे, इस तरीके की बात जो है पहला पिछड़ा आयोग में काका कालेलकर आयोग जो था 1953 का, उसमें कहा गया। परंतु अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको नियुक्त पहला पिछड़ा आयोग के रूप में किया गया था, परंतु वो सही रूप से आत्मसात नहीं हो पाया था, आत्मसात नहीं हो पाया था। लेकिन जो लोकूर था वो 5 मानदंडों पर बात किया, जैसे आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में रहना या और एक था आपका पिछड़ापन। ये 5 थे। भूरिया एक समिति थी जो वहाँ पे हालांकि मार्ग प्रशस्त कराती थी, ये मार्ग प्रशस्त भूरिया आयोग। और ये 5वीं अनुसूची में जो जनजाति भूमि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, कामकाज, जनजाति महिलाएं थी, उनकी स्थिति जैसे कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के परिप्रेक्ष्य में था भूरिया आयोग, भूरिया आयोग, है ना। बंदोपाध्याय समिति थी 2006 की थी, है ना। मुजेकर समिति थी 2005 की थी। ठीक है, ये सारी थी। चलो सर ठीक है सर। हाँ, पूछो पूछो, कुछ पूछना पूछो। नहीं सर, ये सासा भी एसटी के लिए हो गया, भूरिया भी एसटी के लिए हो गया, और ये हाँ, ये सारे उसी के लिए थे, अनुसूचित जनजाति के लिए सभी। ST के लिए। हाँ, सभी वही थे, इसमें कोई नहीं था। ठीक है ना। ठीक है सर। चलो आज के लिए बस इतना ही। अभी वीडियो दोनों अपलोड करके आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो सर वो क्वेश्चन देख लेना प्लीज, एक बार आगे। ओके ओके।